आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार, और वर्ण विचार में ये जानने वाले हैं मुख्य आकृति के अनुसार कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो में हम 3 वीडियो इससे पहले हो चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, समय नहीं गंवाते हुए हम मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा देखिए, कहने मतलब ये है कि मुख्य आकृति के अनुसार वर्ण कितने तरह के होते हैं। तो मुख्य आकृति के हिसाब से वर्ण के जो होते हैं 4 तरह होते हैं। कितने तरह होते हैं? 4 तरह से होते हैं। 4 तरह को हम देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है संवित स्वर। पहला क्या है? संवित स्वर। दूसरा स्वर की बात करेंगे अर्धसंवित स्वर। पहले दूसरा क्या है? अर्धसंवित स्वर। पहला स्वर क्या है? संवित स्वर। दूसरा क्या है? अर्धसंवित स्वर, अर्धसंवित स्वर। और तीसरा है विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। तीसरा क्या है? विवृत स्वर है। और चौथा है तो क्या है? तो चौथा है अर्धविवृत स्वर। मतलब आपको चारों याद हो गया। पहला का क्या है? पहला संवित स्वर है। दूसरा क्या है? दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं अर्धसंवित स्वर, यानी संवित स्वर और अर्धसंवित स्वर। ठीक है। और तीसरा की अगर बात करते हैं तो विवृत स्वर। और चौथा क्या है? अर्धविवृत स्वर। आप देखिए, चारों को परिभाषा को हम समझते हैं। चारों परिभाषा को किस तरह हम जानेंगे, किस तरह हम इसे बता सकते हैं, और अपने आने वाले एग्जामों में किस तरह के हम प्रिपरेशन कर करके उसको हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि संवित स्वर क्या है, यानी संवित स्वर होता है बंद। संवित स्वर क्या होता है? बंद। अब देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय चिन्ह का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है। मतलब ये ध्यान दीजिए कि जिन स्वरों, यानी जिन बंद स्वरों का उच्चारण करते समय जीह का, यानी जबान का, जीव माने जीवा माना जबान का है ना, जबान का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है, उसे संवित स्वर कहते हैं। मतलब जिसको हम बोलते समय, जिसको हम बताते समय जबान का जो अगला भाग है वो क्या हो? अधिक ऊंचाई तक उठे, वो क्या कहलाएगा? वो संवित स्वर कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ई, ऊ, ऊ। अब देखिए जबान का अगला भाग यहाँ पे उठ रहा है, तो ये क्या है? ये संवित स्वर की गिनती यहाँ पे आ गया। आगे देखिए अर्धसंवित स्वर। अर्धसंवित स्वर है तो क्या है? तो अर्धसंवित स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का उच्चारण तलफ्फुज प्रोनाउंसिएशन करते समय जी संवित है ना, जी यानी जी माने जबान, वही जबान, जीवा जबान। ठीक है। टंग जबान जी संवित स्वर हो से कम ऊंचाई पर उठती है। मतलब ये कि इनसे थोड़ा कम ये ऊंचाई पर ये उठे तो क्या कहलाएगा? अर्धसंवित स्वर। यानी ये पूरा जबान का ज्यादा भाग निकला और ये इसे पूरा नहीं, आधा ही निकला। ये आधा ही जब निकला तो ये क्या कहलाएगा? ये अर्धसंवित स्वर कहलाएगा। कहने मतलब ये, इसको देख लेते हैं हम। तो इसका परिभाषा भी क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ए और ओ, ए ओ ये आधा निकला, लेकिन ई ऊ ये क्या है? ये पूरा निकला। जब पूरे भाग निकल जाएगा तो ये संवित स्वर हो गया, और अगर ये आधा निकला तो ये अर्धसंवित स्वर हुआ। तो नंबर 3 पर देखते हैं विवृत स्वर क्या है। विवृत स्वर क्या है? देखिए विवृत स्वर होता है तो क्या होता है? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का प्रोनाउंसिएशन करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है। क्या होता है? मुख, यानी मुंह जो है मुंह पूरा क्या है? खुल जाता है। देखते हैं किस तरह खुलता है मुंह, उसे विवृत स्वर कहते हैं। मतलब विवृत स्वर कहने के लिए किसी को अगर मुंह खुलवाना हो तो आप उसे कहिएगा विवृत स्वर बोलो तो है ना, या विवृत स्वर बोलिए तो देखिए अपने आप मुंह खुल जाएगा। जैसे कि विवृत स्वर बोलते समय इसका क्या है परिभाषा? एग्जाम्पल तौर पे आ कोई भी बोलेगा तो मुंह जाहिर सी बात है खुल जाएगा। आ खुल गया मुंह, तो ये क्या है? ये है आपका विवृत स्वर। ये क्या है? ये आपका विवृत स्वर हो गया। आगे देखिए अर्धविवृत स्वर क्या है? यानी यहाँ पूरा मुंह खुला, अभी अब आधा मुंह खुलेगा। कहने मतलब ये है जब आधा मुंह खुलेगा तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से कम खुलता है। क्या खुलता है? कम खुलता है। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय विवृत स्वर से क्या मुख क्या है? कम खुलता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि आई, औ, आई, औ, ओ, आ, आई, औ, ओ, आ। देखिए पूरा उन्हें, जैसे आ हम बोले आ, मुंह तो खुल गया, पूरा मुंह तो खुल गया ना, लेकिन यहाँ पे आई, औ, ओ, आ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? आपका मुंह पूरा यहाँ पे नहीं खुला। तो कहने मतलब है कि मुख्य आकृति अनुसार स्वर कितने हैं? यहाँ पे 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप आगे वाले एग्जाम में अच्छी तरह से काम आ जाए। आगे देखिए एक होता है यहाँ पे सजातीय स्वर। क्या होता है? सजातीय स्वर क्या है? एक है विजातीय स्वर। एक स्वर क्या है? सजातीय स्वर, एक है विजातीय स्वर। इन दोनों स्वर को हम जानेंगे। देखिए जो एक ही जाति से बने होते हैं, यानी जो एक ही जाति से बने होते हैं उसे सजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एक ही जाति से बना हो, है ना, एक ही जाति से बना हो उसे क्या कहेंगे?
सजातीय स्वर कहेंगे। और विजातीय क्या हुआ, इसको आप समझ ही गएंगे, जो भिन्न जाति से बना हो उसको विजातीय स्वर कहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन हम इसको परिभाषा के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे सजातीय स्वर में है अ और आ। देखिए अ और आ में क्या फर्क है, अगर फर्क की बात करें तो देखिए बस ये इसका मात्रा का फर्क है, बस और कुछ नहीं है। अगर अ करें अभी अ है, लेकिन जब इसको ऐसे बना देते हैं तो ये हो गया। देखिए भाई भाई दोनों भाई है तो भाई लेवल में, जैसे बाप माई क्या है, एक ही सजातीय में आ जाता है, माता पिता भाई बहन है ना, तो उसी तरह एक ही कैटेगरी में सब आ जाता है। लेकिन अब यहाँ देखिए अभिजातीय स्वर जो होता है वो एक ही कैटेगरी में नहीं आएगा, वो तुलनात्मक रूप में हो जाएगा, तुलना करने के रूप में हो जाएगा। लेकिन ये भी तुलना कर सकते हैं इसको, ये इस मात्रा के हिसाब से कर सकते हैं इसको हम। तो अ और आ एक ही कैटेगरी का, एक ही तरह बनावट में है, लेकिन फर्क भिन्न है, तो ये मात्रा का भिन्न। अगर ये मात्रा हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेवल तो उसका वही है, इसलिए इसको हम सजातीय स्वर में गिनती कर सकते हैं। जैसे है ई और ई, देखिए ई और ई में क्या फर्क है, ये मात्रा का फर्क है। अगर ये मात्रा हटा तो पता ही चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये मात्रा ही हमको बताता है कि बड़का भैया है छोटका भैया है, कहने मतलब है बड़का भैया छोटका भैया या बड़ी बहन छोटी बहन में यही फर्क करता है यहाँ पे। और उ ये दोनों को भी देख सकते हैं आप। तो क्या है, ये आपको सजातीय स्वर है। आगे देखिए विजातीय स्वर, जो भिन्न जातियों से बने होते हैं, मतलब विजातीय स्वर होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं, एक जाति से नहीं बने होते, बल्कि वो भिन्न जाति से क्या होते हैं, बने होते हैं, उसे विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब यहाँ देखा जाए, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो भिन्न क्या है, उ ई, ये क्या है तो स्वर है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, लेवल इसका अलग अलग है। उ अलग है, ई क्या है, अलग है। उ ई देखिए यहाँ पे तो विजातीय स्वर हो गया सब। अब यहाँ पे अ हसई यानी अ ई, आ ई आई, ये क्या है, ये अलग अलग विजातीय हो गया। अब व्यंजन क्या है, व्यंजन समझेंगे, व्यंजन है तो व्यंजन क्या होता है। अब यहाँ पे अभी से पहले आप स्वर पढ़ रहे थे, अब तक चल रहा था स्वर है ना, स्वर वन चल रहा था। अब यहाँ पे व्यंजन को हम ले रहे हैं, क्योंकि स्वर एक अलग होता है और व्यंजन एक अलग होता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं लेकर के व्यंजन को। अब जो आगे पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो व्यंजन है तो क्या है, देखिए व्यंजन क्या है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब जो स्वर की सहायता, जो हम पहले वाला ही वीडियो में बता दिए हैं कि स्वर किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन व्यंजन क्या है, व्यंजन किसी का मोहताज है। इसलिए जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो स्वर की मदद ले, जो हमेशा स्वर क्या ले, मदद ले, वो क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, अब व्यंजन भी दो तरह के होते हैं। व्यंजन कितने तरह के यहाँ पे होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखा जाएगा यहाँ पे क्या पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला क्या है स्पर्श व्यंजन। और आगे देखेंगे हम, जैसे समझिए यहाँ पे मोटा मोटी तो क का और क का वर्ग, यानी क का वर्ग जो है ये क्या है, व्यंजन है। ये कहाँ से निकला जाता है, ये कंठ से। कहाँ से, कंठ से। जैसे चौ का वर्ग, ये क्या है, च छ ज झ य, क्या है, तालु से निकला, ठीक है। और ट ठ ड ढ न, ये क्या है, मूर्धन्य है। त थ द ध न, दंत है। तो ये क्या है, इसमें ये मिक्सचर है, इसमें क्या है, मिक्सचर। सभी में जो है वर्ण की, इसका स्वर की मात्रा है। जैसे क्योंकि क का अगर हम साथ करते हैं, क और जोड़ अ, ये क और जोड़ अ मिल करके क बनता है। जैसे कि यहाँ पे क हलंत है, क क्या है, क हलंत है, इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिखा गया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो जाए। अब जो इस तरह समझे एकदम बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क का वर्ग लिख दिए हैं, नहीं क ख ग घ, यानी इसके अंदर अ छुपा हुआ, आप बोल के देखें ना, क ख ग घ, और कहने मतलब है कि जो बोल रहे हैं ना लास्ट में अ की मात्रा जरूर आ रहा है। तो अ क्या है, अ आपका स्वर है। ये तो आपको मालूम है ही कि अ क्या है, अ तो है, अ है तो स्वर है, इसलिए इसको व्यंजन क्या है, तो क का वर्ग है ना, क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, प का वर्ग, त का वर्ग जो है ये क्या है, व्यंजन आपकी गिनती है। दूसरा देखिए प का वर्ग में प का वर्ग को समझते हैं। प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये कहाँ से है, ओष्ठ से है। कहाँ से, ओष्ठ से। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अब देखिए यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, कौन व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन।
तो आप समझेंगे कि अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व, इसको जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि र कौन सा व्यंजन है तो क्या कहेगा अंतस्थ व्यंजन, या कौन सा व्यंजन है तो कहेगा अंतस्थ व्यंजन, समझे। तो इस तरह का आपको ना यहाँ पे तैयारी करनी है अपने अच्छी तरह से। अब यहाँ देखिए श स फ, श फ स, ये क्या है, ये उस व्यंजन है। ह, ये क्या है, ये उस व्यंजन है। आप समझिए संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन है तो क्या है, जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बना हुआ हो, यानी जो वर्ण जो है कितने वर्ण से बना हो, दो, कितने वर्णों से, दो वर्णों के मेल से बना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण कहते हैं, यानी जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बना हो उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो संयुक्त वर्ण क्या है, कितने हैं, चार है। कितने हैं, चार है। संयुक्त वर्ण क्या है, चार है। कितने हैं, तो चार है। पहला है अक्ष तरह, यानी अक्ष तरह ज्ञा स, अक्ष तरह ज्ञा स, ये कितने हैं, ये चार है। कितने हैं, ये चार है। देखिए अक्ष अगर बनता है तो क और स, यानी क और स मिलकर बनता है अक्ष। क्या बनता है, क स। अगर आप उर्दू जानने वाले हैं तो उर्दू में देखिए ऐसे अगर हम लिखेंगे तो क और स ये मिलकर बनता है कस, अक्ष होता है। तरह जानेंगे तर, तरह यानी हरंत, त जो है त और र मिलकर बनता है तरह। क्या बनता है, तरह। ज्ञा को ज और या, यानी आधा ज या ज, यानी ज हलन या, ज्ञा, ज्ञा, यहाँ की मात्रा आता है ज्ञा, है ना। आगे देखिए सर, स श र, सर, स, है ना, श र, सर। अब कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। देखिए कंपन के आधार पर, कंपन बना वाइब्रेशन, है ना, इस आधार पे वर्णों के कितने भेद होते हैं। कंपन यानी दबाव, कम दबाव, बोला है ना, उतार चढ़ाव, यानी कंपन के आधार, वाइब्रेशन के आधार पे वर्ण कितने भेद है। अब यहाँ इसको देखते हैं, कंपन के आधार पे वर्णों के कितने भेद है, दो। आप देखिए यहाँ कौन कौन सा, पहला है घोष, दूसरा है अघोष। पहला क्या है, घोष, दूसरा क्या है, अघोष। अब देखने वाली बात यह है कि घोष वर्ण क्या है। घोष वर्ण है तो क्या है, तो घोष का अर्थ होता है नाद। क्या होता है, नाद या गूंज। जिस तरह अभी आपको जोर से बोल रहे हैं, है ना, चिल्ला के बोल रहे हैं, एक तरह से मेरी पुकार यहाँ पे फैल रही है ना, यानी मेरी पुकार यहाँ फैल रही है, एक तरह से गूंज है, नाच है, यानी नाद है। तो उसी तरह यहाँ पे कंपन है। कंपन समझिए, कंपन का जिन वर्णों का उच्चारण, यानी जिन वर्णों का प्रोनाउंसिएशन करते समय, तलफुज की अदायगी करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा करे। क्या पैदा करे, गूंज। मतलब ये कि जिन वर्णों के बारे में बोलते समय क्या फायदा हो, माहौल हमारे आजू बाजू क्या हो, वो गूंज पैदा हो जाए, वो वाइब्रेट क्लियर कर दे, तो उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, घोष वर्ण। इसकी संख्या जो हम बात करें कि घोष वर्ण है तो कुल कितने हैं, तो घोष वर्ण है तो 31 है। कितने हैं, 31 है। घोष वर्ण कितने हैं, यानी 31 घोष वर्ण है जिनको बोलते समय एक गूंज पैदा कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए क का वर्ग, यानी क का वर्ग, यानी जैसे कि क ख ग घ अ, च का, यानी आप समझिए इतना बात समझ गया। लेकिन इसमें भी छांटना है इसको, इसमें क्या करना है, इसको हम छांटना, जो हम आपके बगल में यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए क का वर्ग, छ का वर्ग, ट का वर्ग, त का वर्ग, प का वर्ग, प का वर्ग, प का वर्ग, यानी क का क, च यानी क, च, ट, त और प वर्ग का, प वर्ग का। इसको ऐसे समझिए, क, च, क, च, ट, त, प वर्ग का, यानी सब वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ग, यानी चौथा और पांचवा वर्ग। याद रखिए, चौथा और पांचवा वर्ग, और उससे पहले तीसरा, यानी तीसरा चौथा, यानी चौथा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या कहलाएगा। ये आपको आप समझने वाली बात यहाँ चार्ट पाइए, आप चार्ट पाइए। क ख इसको छोड़ दीजिए, इसका तीसरा चौथा पांचवा ये क्या है, ये घोष वर्ण, यही है घोष वर्ण, यही है तीसरा। जैसे ग घ या, यानी घ घ अड़, ग यानी ग घ अड़, ये दोनों छोड़ दीजिए, इसको लीजिए ज झ या, ज झ या, इसको लीजिए, ये दोनों छोड़ दीजिए, इसको लीजिए ड ढ न, ड ढ न, इसको लीजिए द ध न, ब ब म। आप समझे, यानी कि ये है इतना आपको, यानी क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, वर्ग का, प वर्ग का, कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। ये क्या है, ये आपको ध्वनि पैदा कर रहा है, ये आपको ये भवेट पैदा करता है, गूंज पैदा करता है ना। ग घ, देखिए आप बोल के देखिए ना, ग घ अड़, ज झ या,
ड ढ न, द ध न, ब भ म। देखिए बोलते समय क्या है, वो गूंज पैदा करेगा। तो यही वर्ण को घोष वर्ण कहा गया है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। अब अघोष वर्ण, अघोष वर्ण जो है इसकी संख्या कुल कितने हैं, 13 है। अघोष वर्ण की संख्या कितने हैं, 13 है। इसको हम आगे वाला क्लास में इसको हम जानेंगे, और जानने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से फिर हम पढ़ेंगे। तब तक आप जो है इससे पहले जो अभी पढ़ाए हैं उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मेरा पुराना वाला वीडियो भी जो अभी लगातार जारी कर रहे हैं उसको भी आप देख लीजिएगा।